आपकी बाइक, स्कूटी या कार आपकी है, ये कैसे तय होता है? आप कहेंगे मेरे पास इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मेरे नाम पर है। नंबर प्लेट भी है जिस पर हमने मॉम्स गिफ्ट या पापाज एंजल लिखा रखा है। सारे कॉलेज से पूछ लो, ऑफिस के पार्किंग वाले भैया से पूछ लो, सब बता देंगे गाड़ी किसकी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई चोर आपकी गाड़ी चुरा ले, नंबर प्लेट बदल दे, चैसिस नंबर भी गायब कर दे, तब क्या करेंगे? माने गाड़ी पर ओनरशिप आपकी है, इसके सारे सबूत मिट चुके हैं। यूं आप थोड़ा झाट पोंछ के मॉडिफाई करवा के चोर आपकी ही गाड़ी आपके सामने दौड़ाए तो भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे कि गाड़ी मेरी है। हाँ, पुलिस आपके लिए कोई स्पेशल मुशक्कत कर दे तो बात अलग है। ये तो आपकी गाड़ी की बात। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए। Brought to you by CoinSwitch Kuber। बस 100 रुपए से शुरू कीजिए अपना क्रिप्टो निवेश। स्कूल होमवर्क में प्रोजेक्ट वर्क करने को दिया जाता था, जिसके लिए चाहिए होती थी तमाम तस्वीरें। तब क्या करते थे आप? गूगल पर जाते थे, प्रोजेक्ट के लिए काम की इमेजेस डाउनलोड करते थे और प्रिंट निकाल के प्रोजेक्ट फाइल में चिपका देते थे, बिना इस बात का ख्याल किए कि फलाना इमेज का असली मालिक कौन है। माने इमेज किसी की भी हो, आपके काम की लगे तो अपने मन मुताबिक इसे इस्तेमाल किया और बात खत्म। यूं कि इसके मालिक आप ही हो। और सिर्फ इमेजेस की बात नहीं है, म्यूजिक, वीडियो क्लिप्स, जिफ वगैरह सभी कुछ तो बिना ओनर की चिंता किए इस्तेमाल होता रहता है। अब अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी टेक्निक है जहां किसी का छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डिजिटल आर्टवर्क उसके नाम से रजिस्टर हो सकेगा और ये रजिस्ट्रेशन अनंत काल तक बदला या डिलीट नहीं किया जा सकता, जब तक इसे किसी और को बेचा ना जाए, फिर वो चाहे कुछ भी हो, कोई ट्वीट या कोई इमेज, जिफ, म्यूजिक या वीडियो क्लिप, सब कुछ। टेक लवर्स समझ गए होंगे कि इस टेक्निक का नाम है NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन। वादे के मुताबिक आज इसी NFT की बात करेंगे और इसका पूरा तिया पांचा समझेंगे। NFT क्या है? मान लीजिए आप किसी भी टाइप के आर्टवर्क क्रिएटर हैं। माने आप ग्राफिक्स, इमेजेस, पेंटिंग या वीडियोस बनाते हैं और किसी ऐसी जगह पोस्ट करते हैं जहां इस आर्टवर्क के साथ आपका एक स्पेशल पब्लिक एड्रेस भी सेव होता है। तो इस जगह को कहते हैं NFT प्लेटफॉर्म और आपका पब्लिक नेम सेव करने के लिए आपको जो टोकन मिलता है उसे कहते हैं NFT। फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। हिंदी में मायने निकाले तो ऐसे टोकन जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। डिजिटल स्पेस में इमेजेस, जिफ्स, वीडियोस के क्लिप्स, वीडियोस, ऑडियोज वगैरह का प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ये टोकन जो बतौर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्पेशली एथेरियम पर रन करता है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ किसी डिजिटल आर्टवर्क का मालिक तय करने के लिए NFT का इस्तेमाल होता है? जवाब है नहीं। दरअसल NFT का इस्तेमाल इससे कहीं ज्यादा है। NFT प्लेटफॉर्म पर आपने जो भी आर्टवर्क अपलोड किया है उसकी बिक्री की जा सकती है, पैसे कमाए जा सकते हैं, ट्रेडिंग की जा सकती है। अब ये खरीद फरोख्त कहाँ होती है, कैसे होती है, इसे समझेंगे, लेकिन पहले जान ले कि NFT किस तकनीक पर काम करता है। NFT खास तौर पर एथेरियम ब्लॉकचेन पर रन होता है। एक उदाहरण से इसके मायने समझते हैं। मान लीजिए आपने अपनी एक सेल्फी किसी NFT प्लेटफॉर्म पर बेची, तो सबसे पहले इस बिक्री की एंट्री ब्लॉकचेन के लेजर में दर्ज होती है, जिसके लिए एक फीस भी लगती है जिसे गैस फी कहते हैं। अब इस एंट्री की डिटेल्स को ब्लॉकचेन पर हर कोई देख सकता है। मसलन इस सेल्फी पर किस पब्लिक एड्रेस की ओनरशिप थी, इसे कब बेचा गया, किस पब्लिक एड्रेस ने इसे खरीदा वगैरह। अब मान लीजिए इसे भी किसी थर्ड पर्सन को बेचा जाता है, जाहिर है थोड़ा दाम बढ़ाकर, तो उसकी भी एंट्री ब्लॉकचेन पर दर्ज कर ली जाएगी और हर बार सारी डिटेल्स हर किसी को विजिबल होगी। इस तरह हर नए मालिक को प्रूफ ऑफ ओनरशिप के बतौर एक टोकन मिलता रहेगा, यानी कि NFT, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, बस इसे हर बिक्री के साथ आगे ट्रांसफर किया जा सकता है। खरीदे बेचे कैसे? अब सवाल है कि डिजिटल आर्टवर्क्स को खरीदे बेचे कैसे? दुनिया में कुछ भी खरीदना या बेचना हो तो कम से कम दो चीजें चाहिए होती हैं, एक बाजार और दूसरा वॉलेट, और वॉलेट में होने चाहिए पैसे। इसी तरह NFT में भी खरीद फरोख्त के लिए दो चीजें चाहिए, एक इनका बाजार
और दूसरा एक वॉलेट जिसमें डिजिटल मनी हो। बाजार कई हैं, जैसे OpenSea.io, Rarible और Cent वगैरह, और डिजिटल वॉलेट हमें बनानी होती है। हालांकि इसके लिए सावधानी रखनी जरूरी है। कई लोग फेक लिंक्स के थ्रू क्रिप्टो वॉलेट बनाकर बड़ा नुकसान उठा चुके हैं, इसीलिए भरोसेमंद सोर्सेज से ही क्रिप्टो वॉलेट बनाएं। मेटामास्क इसके लिए एक ठीक ऑप्शन है, जहां आप जितने चाहे उतने वॉलेट बना सकते हैं। अब क्रिप्टो वॉलेट तो बन गया, लेकिन इसमें डिजिटल मनी कहां से आएंगे? इसके लिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस से क्रिप्टो कॉइन वॉलेट में ट्रांसफर करने पड़ते हैं। कौन से क्रिप्टो कॉइन? NFT की सेल परचेज में एथेरियम सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्रिप्टो है, इसीलिए NFT वर्ल्ड में ज्यादातर लोग इन्हीं क्रिप्टो कॉइन का इस्तेमाल करते हैं। अब वॉलेट और बाजार दोनों है तैयार, और आपको ये तय करना है कि खरीदना क्या है और इसके पीछे आपका मोटिव क्या है। ज्यादातर लोग NFT प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी NFT कमाई के उद्देश्य से खरीदते हैं। मान लीजिए आप OpenSea पर जाकर NFT खरीदना चाहते हैं। यहाँ आपको 10,000 लोगों का एक क्लब मिलेगा, नाम है बोर्ड एप यॉट क्लब। यहाँ आपको इन 10,000 लोगों के आर्टवर्क्स मिल जाएंगे। अब आपको चुनना है कि कौन सा आर्टवर्क आपके बजट में है और सेल करने पर बढ़िया रिटर्न भी दे सकता है। मान लीजिए आपने कोई आर्टवर्क चुन लिया। अब आप अपनी वॉलेट से उस आर्टवर्क की कीमत और गैस फी का भुगतान करके खरीदारी कर सकते हैं। खरीद पूरी होते ही उस आर्टवर्क के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा। नाम यूं नहीं जैसे मैंने कुछ खरीदा है और आर्टवर्क पर जीशा शो होने लगा। दरअसल आपके पब्लिक एड्रेस का इस्तेमाल करके एक नाम ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया जाता है, जो अब उस आर्टवर्क की ओनरशिप के बतौर सबको शो होने लगता है। अब सवाल है कि बिक्री कैसे करते हैं? मान लीजिए आपने अपना एक ओरिजिनल आर्टवर्क बनाया या फिर NFT प्लेटफॉर्म पर ही कोई आर्टवर्क खरीदा है और अब आप इसे ज्यादा दाम पर बेचना चाहते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसका सेल प्राइस तय करके बिक्री के लिए लिस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप इसका ऑक्शन करवा सकते हैं, यानी बोली लगाने के लिए एक बेस वैल्यू और एक टाइम तय करना होता है। ये टाइम एक दिन से लेकर कितना भी हो सकता है। अब उस टाइम ड्यूरेशन में जो भी मैक्सिमम बोली लगा देगा, आर्टवर्क उसका हो जाएगा और बदले में आपको उसकी कीमत मिल जाएगी। ये ऑक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऑफलाइन ऑक्शन होता है, जैसे वेलकम मूवी में मजनू भाई ने अपनी पेंटिंग का करवाया था। बस एक फर्क है, मजनू भाई को अपनी पेंटिंग के बदले में एक ही बार पैसे मिले थे, लेकिन यहाँ ऑक्शन में मिली कीमत के बाद भी थोड़ी कमाई होती रहती है। ये कमाई आती है इस आर्टवर्क की रॉयल्टी से। रॉयल्टी तो समझते ही होंगे। मान लीजिए आपने अपने आर्टवर्क के लिए 10% की रॉयल्टी सेट की है, तो अब आगे भी जितनी बार ये आर्टवर्क बेचा जाएगा, आपको हर बार सेल प्राइस का 10% मिलता रहेगा। अब जरा सोचिए, इंटरनेट पर कोई आर्टवर्क अपलोड कर देने के बजाय NFT पर उसी आर्टवर्क की कीमत और उसके मालिक का रुतबा कितना अलग है। और जहां तक NFT से कमाई की बात है, तो कुछ आर्टवर्क्स के सेल प्राइस से अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे महंगे NFT। माइक विंकलमैन एक अमेरिकन ग्राफिक डिजाइनर और डिजिटल आर्टिस्ट है। इन्हें प्रोफेशनली बीपल के नाम से जाना जाता है। बीपल ने अपना एक आर्टवर्क $69 मिलियन यानी करीब 500 करोड़ रुपए में बेचा था। खरीदा किसने? नन अदर देन एन इंडियन। ब्लॉकचेन इन्वेस्टर विघ्नेश सुंदरेसन ने बीपल का ये आर्टवर्क खरीदा था। इनके अलावा ट्विटर के को-फाउंडर और एक्स CEO जैक डॉर्सी ने भी कुछ वक्त पहले अपना पहला ट्वीट करीब 18 करोड़ रुपए में बेचा। साल 2006 में किया गया ये ट्वीट था, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। बस इतना सा ही। और टेस्ला वाले एलॉन मस्क की वाइफ और फेमस कैनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम्स ने भी वॉर निम्फ नाम के अपनी डिजिटल आर्ट्स का एक कलेक्शन 35 करोड़ से ज्यादा में बेचा था। इस कलेक्शन में डिजिटल पेंटिंग्स के अलावा कुछ वीडियोस और एनिमेशन शामिल थे। अब सवाल है कि NFT मार्केट सिर्फ कुछ वक्त का एक बबल है या लोग वाकई इसे सीरियसली ले रहे हैं? इसका जवाब यही है कि करीब 100 साल से भी ज्यादा पुराने ब्रिटिश ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज OpenSea प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है और ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक और सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि इन डिजिटल आर्टवर्क्स की इतनी कीमत क्यों है? इसका कोई ठीक जवाब फिलहाल तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े क्रिप्टो इन्वेस्टर्स क्रिप्टो मार्केट को बूस्ट करने के लिए NFTs में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
वहीं कुछ लोग का मानना है कि आर्ट दरअसल हमारे परसेप्शन का मुद्दा है। कोई किसी आर्टवर्क को किस नजर से देखता है, कितनी कीमत आंकता है, ये उसकी नजर की बात है। इसका कोई तय पैरामीटर नहीं है। इसी तरह NFT मार्केट के फ्यूचर को लेकर भी लोगों के स्टैंड्स अलग अलग है। NFT का भविष्य। फेमस कॉमिक सीरीज रूइन वर्ल्ड से शायद आप परिचित है। प्रोफेशनल कॉमिक आर्टिस्ट डेरिक लॉफमैन इस सीरीज के क्रिएटर है। कुछ लोगों ने इनके आर्टवर्क चुराकर NFT प्लेटफॉर्म पर अपने नाम से सेल किए और खूब पैसा भी कमाया। डेरेक ने खुद ट्वीट करके इस बारे में बताया था। सिर्फ डेरेक नहीं, और भी कई आर्टिस्ट हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है। यानी चोरी और घपले में माहिर लोग NFT प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव है और गड़बड़ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस टाइप के स्कैम्स को रोकने के लिए भी कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए। NFTs के सक्सेसफुल फ्यूचर पर सवाल खड़ा करने वाले एक बात और कहते हैं कि ऑफलाइन किसी आर्टवर्क को खरीदने पर उसे घर लाया जा सकता है, शोकेस कर सकते हैं, जबकि NFTs को सिर्फ डिजिटल स्पेस में ओन कर सकते हैं, यानी घर नहीं ला सकते। ऐसे में इतनी महंगी कीमतों पर NFTs को खरीदने का क्या मतलब है? हालांकि ये बात फैक्चुअली ठीक है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि NFTs की खरीद और बिक्री ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो रही है, तो कई इन्वेस्टर्स किसी भी एसेट को खरीदते हैं इसीलिए ताकि उसे दोबारा महंगे दाम पर बेच सके, फिर चाहे वो एसेट सोना हो, कोई कमोडिटी हो या क्रिप्टो करेंसी। इसीलिए ये तर्क भी NFTs के चाहने वालों के गले नहीं उतरता। हालांकि हमारी सलाह आपको यही है कि NFT प्लेटफॉर्म पर शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके पहले इसे समझें। इन्वेस्टमेंट करना ही है, कोई NFT खरीदनी ही है, तो पहले छोटी रकम से ही शुरुआत करें। कुल मिलाकर कहे तो पहले जानकारी, फिर इस्तेमाल और फिर कहीं ब्लाइंड टेस्ट को मौका देना चाहिए। और इतना लॉजिकल होने की उम्मीद तो हम ललन टॉप के व्यूअर्स से करते ही है। इस एपिसोड की स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम है जीशा। शुक्रिया।